हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज जो हमारा लेसन है उस लेसन का नाम है जैव अणु। ये जैव अणु क्या है, जिसे इंग्लिश में बच्चों हम लोग बायोमॉलिक्यूलर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जैव अणु आखिर है क्या, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों जितने भी जीव हैं, जीव में आपका प्लांट बींग्स भी आ जाता है और एनिमल बींग्स भी आ जाता है, यानी वनस्पतियों की भी बात कर लीजिए और जंतु की भी बात कीजिए। जंतु में मनुष्य भी आ गए और जितने भी जीव जंतु हैं वो सबके सब शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब जितने भी प्रकार के जीव हैं उन जीवों में जितने अणु विद्यमान हैं, यानी यूं कह दीजिए जीव जिन अणुओं से मिलकर के बना होता है वही जैव अणु कहलाता है। ये जितने भी बच्चों अणु हैं, जीवों में पाए जाने वाले अणु, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से अणु हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि लिपिड, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल, हार्मोन्स इत्यादि। ठीक है, तो ये जितने भी अणु हैं, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर बच्चों डीएनए और आरएनए भी आता है। ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी हम देखेंगे जो जीव होते हैं उनमें विशेष प्रकार के अणुएं विद्यमान होती है, अर्थात जीवों के अंदर ये जो अणु है वो एक प्रकार की संरचनात्मक इकाई है। जीव जो अपना विकास करते हैं, अपनी जो ग्रोथ करते हैं, उसमें ये विशेष प्रकार के अणुएं जो होती हैं वो उनके विभिन्न प्रकार के संरचनाओं आदि को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ये जो जितने भी अणु उसमें विद्यमान हैं, क्या इनकी संरचना लघु है? तो जी नहीं, इनकी संरचना लघु नहीं होती। इनकी संरचना जो इनके जो अवयव होते हैं, इनके जो यौगिक होते हैं, उनमें जो परमाणुओं की संख्या होती है बच्चों वो हजारों में होती है। और अगर किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या हजारों में हो गई तो समझ लीजिए उनका अणुभार भी उच्च होता है। जबकि हम जनरली तौर पर यदि बात करें यौगिकों की जो जैव अणु से रिलेट नहीं करते हैं, वो जितने भी अणु होते हैं उनमें कार्बन परमाणु की संख्या ज़्यादा नहीं होती। अगर किसी कारणवश अधिकतम हुई भी तो 60 से 70 तक ही होती है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर हम जैव अणु की बात करें, अर्थात जिससे कि जीव मिलकर के बना है, उनकी बात करें तो उनमें जितने भी परमाणुएं भाग लेती हैं बच्चों, उनकी संख्या हजारों में होती है। ठीक है, अब कई ज्यादा परमाणुएं जब उसमें विद्यमान है तो डेफिनेटली क्या होगा कि भैया उसका अणुभार उच्च हो जाता है। तो एक बार मोटी मोटी बातें करूं, जैव अणु किसे कहते हैं? तो जैव अणु किसी जीवों में पाए जाने वाले एक विशेष अणु को कहते हैं जो कि जीवों की एक संरचनात्मक इकाई है। तथा जैव अणु जो होते हैं वो जैव अणु उच्च भार वाले, उच्च अणुभार वाले होते हैं। हम मुख्य जैव अणु की बात करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल तथा हार्मोन्स इत्यादि भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में अब जैव अणु की एक छोटी सी एक डेफिनेशन थी। इसमें हम जो जैव अणु की बात कर रहे हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, प्रोटीन, इनको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले अपनी हेडिंग बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। बच्चों हम कार्बोहाइड्रेट की यदि बात कर रहे हैं तो इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो क्या है कार्बोहाइड्रेट? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो ये बच्चों जैव अणु है, ये जीवों में पाया जाता है। जैसे आप जानते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में मिलता है, प्रोटीन एनिमल बींग्स में मिलती है। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमको कैसे, कहाँ से प्राप्त होती है, इन सब के बारे में पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस टर्म्स को देखें, कार्बोहाइड्रेट अर्थात वो यौगिक जो कार्बन और हाइड्रेट से मिलकर के बना है। हाइड्रेट की बात करूं बच्चों तो H2O। ठीक है, ये और कार्बो यानी कि कार्बन, माना यहाँ पर इसके कोई X अणु हो सकते हैं, इसके कोई Y अणु हो सकते हैं या X परमाणु हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग बात करें X और Y यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर X और Y जो है एक गुणांक है। ठीक है, एक क्या है? गुणांक है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये जो आप Cx देख रहे हैं, X की वैल्यू कितनी है? 12 और Y की वैल्यू है 11। तो बेटा इन वैल्यू को उस फार्मूले में फिट करेंगे तो X की जगह पर आ जाएगा 12, H की जगह H कितने हैं? 2, यहाँ पे क्या रखेंगे? 11, क्योंकि Y की वैल्यू कितनी है? 11। 11 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 11 दूना 22, H 22। फिर O का मल्टीप्लाई Y से यानी 11 से होगा तो O 11। बेटा देखिए सुक्रोज का फार्मूला तैयार हो गया। और सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो हम बात करें कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन,
तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है उसे ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CHH2O का होल Y होता है, जहां पर X और Y एक गुणांक है। कार्बोहाइड्रेट का जो नामकरण है वो कार्बन तथा उसमें पाए जाने वाले हाइड्रेट के कारण आया है। कार्बन तथा हाइड्रेट यानी जल की उपस्थिति के कारण इसका नाम कार्बोहाइड्रेट पड़ गया है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता क्या क्या है? तो बच्चों सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मोनोज, ये जितने भी प्रकार के आप यौगिक देख रहे हैं वो सबके सब कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा, ठीक है, आधुनिक परिभाषा क्या है? तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट वो यौगिक होते हैं जिसे जल में मिलाने पर हमें पॉलीएल्डिहाइड तथा पॉलीकीटोन वाले यौगिक प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में अपघटित होने के बाद पॉलीएल्डिहाइड तथा पॉलीकीटोन वाले यौगिक देते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन वाले यौगिक देते हैं, उन्हें ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। पॉली का मतलब जिसमें OH की जो संख्या होगी वो 4 या 4 से अधिक होने वाली है। ठीक है, तो फिर से एक बार बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने, वो यौगिक जिसे जल में मिलाने पर वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन के यौगिक बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये थी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। बच्चों अगर हम लोग प्राप्ति स्रोत की बात करें, प्राप्ति स्रोत का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता कहाँ से, किस किस जगहों से हम लोग वो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। तो जनरली तौर पर आप देखे होंगे कि अक्सर जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, लोग उनको अक्सर ये बोलते हैं कि भैया आप ग्लूकोज या शक्कर आदि चीज़ें को खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज़ के लिए नुकसानदेह है, इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हम प्राप्ति सूत्र की बात करें कि हमको ये मिलता कहाँ से है, किस किस जगहों से मिलता है, तो बच्चों अगर इसकी हम लोग बात करें तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो जंतु और वनस्पति दोनों से उद्गम स्रोत है, ये दोनों से मिलकर बनता है। अगर मैं वनस्पतियों की बात करूं, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, ठीक है, चावल हो गया, आलू हो गया, ये वनस्पति है, वनस्पति से भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, स्रोत है ये। उसी प्रकार अगर हम जंतुओं की बात करें तो जैसे कि आप शहद देखिए, शहद कौन बना रहा है? शहद बनाने का प्रोसेस मधुमक्खी कर रही है। ठीक है, तो शहद में भी पाया जाता है। दूसरी बात हम लोग देखें, दूध का उद्गम किससे होता है? गाय, भैंस, इनसे, ठीक है, बकरी, इनसे। तो उनमें जो हल्की मिठास होती है ना, वो लैक्टोज शर्करा के कारण होती है, और लैक्टोज शर्करा क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का प्राप्ति स्रोत। अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे का टॉपिक क्या कहता है? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से प्रकार हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं कुछ तालिका बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो बच्चों सबसे पहला है शर्करा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लीजिए आप पॉलीसेकेराइड। ठीक है, शर्करा के अंदर आपको क्या मिलने वाला है बच्चों? शर्करा के अंदर आपको मिलने वाला है मोनोसेकेराइड। ठीक है, और क्या मिलने वाला है? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? डाइसेकेराइड। और क्या मिलने वाला है? ट्राइसेकेराइड। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में सबसे पहले हेडिंग होगी हमारी शर्करा। शर्करा क्या है? तो बेटा जो शर्करा है ना, वो रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में विलेय है, शर्करा कहलाती है और इसका स्वाद मीठा होता है। ठीक है, शर्करा का जो प्रकार है, एक मोनोसेकेराइड मिलेगा, एक ओलिगोसेकेराइड मिलेगा। मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट का वो अणु, ठीक है, या वे पदार्थ जिसे जल में अपघटित करने पर, जल में मिलाने पर वो और अधिक सरल रूपों में विभक्त नहीं होते,
वही मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड वो यौगिक जिसे जल में अपघटित करने पर, जल में मिलाने पर उसकी और अधिक लघु संरचना प्राप्त नहीं होती है, उसे ही मोनोसेकेराइड कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, मोनोस, ये जितने भी यौगिक हैं वो सब के सब मोनोसेकेराइड है। बेटा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज, मोनोज, ये तीनों में जो क्रियात्मक समूह है वो एल्डिहाइड है, तथा कीटोन में क्रियात्मक समूह कीटोन है। फिर से सुने एक बार, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मोनोज। तो बेटा ग्लूकोज, गैलेक्टोज तथा मोनोज में जो क्रियात्मक समूह है वो एल्डिहाइड है, ठीक है। तथा जो कीटोन है, कीटोन में क्रियात्मक समूह, कीटोन का मतलब क्या बच रहा है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में जो क्रियात्मक समूह होता है बच्चों वो कीटोन होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बारी आती है हमारे पास ओलिगोसेकेराइड, वे यौगिक जिसे जल में मिलाने पर, या वे शर्कराएं जिसे जल में मिलाने पर मोनोसेकेराइड के कुछ अणु प्राप्त होते हैं। कुछ की अगर संख्या जानना चाहते हैं बच्चों तो 2 से 10, मोनोसेकेराइड के कितने अणु, 2 से 10 अणु प्राप्त होते हैं, उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, ठीक है बच्चों। बात आती है डाइसेकेराइड की। अब डाइसेकेराइड किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसे जल में मिलाने पर, ठीक है, या वे शर्कराएं जिसे जल में मिलाने पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, उसे हम डाइसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। तो डाइसेकेराइड का एक रिएक्शन देख सकते हैं बच्चों, C12H22O11, ये क्या है, सुक्रोज है, शर्करा है, इसको आपने जल अपघटित किया, पानी के साथ मिलाया बच्चों, तो हमको क्या देगा, C6H12O6, C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, और ये कितने अणु प्राप्त हो रहा है, 2, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड। तो बेटा डाइसेकेराइड किसे कहते हैं, वे शर्कराएं जिसे जल में मिलाने पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, उसे डाइसेकेराइड कहते हैं। फिर बात आती है बच्चों ट्राइसेकेराइड की। ट्राइसेकेराइड किसे कहते हैं, ठीक है, ट्राइसेकेराइड वे शर्कराएं हैं जिसे जल में मिलाने पर, जिसे अगर हम जल पर मिला दें तो जल पर मिलाने पर मोनोसेकेराइड के 3 अणु प्राप्त होते हैं, उसे ट्राइसेकेराइड कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है बच्चों, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारे पास ट्राइसेकेराइड, हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद बारी आती है पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का अगला प्रकार पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है, वे शर्कराएं या वो यौगिक जिसे जल में मिलाने पर एक सेकेंड, ठीक है, जिसे जल में मिलाने पर बच्चों मोनोसेकेराइड के, ठीक है, मोनोसेकेराइड के कई अणु प्राप्त होते हैं। ध्यान देंगे, पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक है, वो पदार्थ या वो शर्कराएं जिसे जल में मिलाने पर मोनोसेकेराइड के कई अणु, कई संरचनाएं, कई भाग, कई चीजें, ठीक है, मोनोसेकेराइड के कई रूप ऐसे बोल सकते हैं, या मोनोसेकेराइड के कई अणु ऐसे भी बोल सकते हैं, कई अणु प्राप्त होते हैं, उसे ही पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार्च भी बच्चों क्या है, कार्बोहाइड्रेट, C6H10O5 का होल N, इसे आपने क्या किया, जल अपघटित कर दिया, पानी में मिलाया N अणु के साथ, तो बना क्या हमारे पास, इसके 2 अणु ले लीजिए, C12H22O11 का होल N। N का मतलब है बच्चों यहाँ पर एक बड़ी संख्या, N का मतलब बड़ी संख्या। तो देखिए हम यहाँ पर कई संरचना प्राप्त कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कई रूप में, यानी N का मतलब कई, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं आप, स्टार्च कन्वर्ट हो गया किसमें, सुक्रोज में, शर्करा में, ठीक है। तो हम शर्करा के कितने अणु प्राप्त कर रहे हैं, N अणु, ठीक है। अब N अणु का मतलब ये तो बहुत सारे हो गए। अब अगर इसी को देखें, N अणु को अगर इसी को देखना चाहें तो बच्चों इसका अगर विघटन करते हैं, C12H22O11, ठीक है, कितने अणु हैं इसके, N अणु है, और इसका विघटन यानी इसका जल अपघटन करते हैं जल के किसी N अणु के साथ, तो देखिए C6H12O6 के N अणु,
C6H12O6 के N अणु बहुत सारे बने। अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं देखना है तो बिल्कुल सीधी सी बात है भैया, फिर ऐसे देखो, स्टार्स लिख लीजिए, C6H10O5 का होल N, ठीक है, होल N ये सीधे किससे मिल रहा है, जल से मिल रहा है। जल के कौन अणु, N अणु के साथ। तो सीधी सी बात है, C6 फिर H और ये दो कितना हो गया, H12, फिर O कितना है, 5 ये है और एक ये है, O6, C6H12O6 के कितने अणु, N अणु। तो देखिए फिर ग्लूकोज के कितने अणु प्राप्त हो गए, N अणु। N का मतलब है बहुत सारा नंबर। पॉलीसेकेराइड के बारे में फिर से सुनिए, वे पदार्थ या वे शर्कराएं जिसे जल में मिलाने पर मोनोसेकेराइड के कई अणु प्राप्त होते हैं, उसे ही पॉलीसेकेराइड कहते हैं। बच्चों पॉलीसेकेराइड की यदि हम लोग बात करें तो पॉलीसेकेराइड को शर्करा नहीं कहते, वो अशर्कराएं हैं, वो अशर्कराएं हैं। ये अक्रिस्टलीय होती हैं तथा जल में यदि मिलाया जाए तो ये जल में अविलेय होती हैं, और अगर विलेय भी होती हैं किसी तरीके से तो अल्प विलेय होती है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आज आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।